नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन बेरोजगार युवकों जो निराशा एवं अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, साथ ही साथ वे पालक जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है और वो चाहते थे कि मेरे द्वारा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मेरे जीवन के जो संघर्ष की कहानी है वो भी शुमार हो। और मैंने आज सुपर क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर जो सैलरी ड्रा कर रहा है उसको उसमें शुमार करूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके जो आप लोगों द्वारा चाहा गया था कि मेरी जो संघर्ष की दास्तां है वो कैसे चालू हुई और किस शक्ल में निरंतर तौर पर जारी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी मुश्किलें हैं वो हरदम हारती है और संघर्ष हरदम जीतता है। बस यूं ही समझ लीजिए कि आज मैं संघर्ष के रास्ते पर निरंतर तौर पर बिना बर्नआउट के लगातार पूरे पैशनेट के साथ बिसाइड फाइंड माय गवर्नमेंट जॉब आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ जॉब। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो विचार हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी विचारधारा के माध्यम से मैंने एकर ऑफ डायमंड जो रसेल कॉनवेल द्वारा जो रचित जो किताब है और साथ ही साथ उनके द्वारा इस विचारधारा के माध्यम से कैसे परिवर्तन हुआ और टेम्पल यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया की स्थापना उन्होंने कैसा की और इसके पीछे निश्चित ही वो कौन से कारक रहे हैं जो कठिन सा लगने वाला कार्य को बहुत आसान बनाया है। दोस्तों, आज का युवा बहुत ही निराशा के दौर से गुजर रहा है और बेरोजगारी के दामन में वो निरंतर तौर पर अवसाद की ओर अग्रसर हो रहा है और निराशा पूर्वक जीवन जो है व्यतीत कर रहा है। मैं आप लोगों से कोई बड़े व्यक्ति नहीं हूं, अपितु एक गंदी बस्ती में पैदा हुआ मैं स्वयं महज सिर्फ विचारधारा के माध्यम से और संघर्षशील होने के माध्यम से आज इस ऊंचाई को छुआ है। एक छोटा से उदाहरण के तौर पर मैं लेना चाहूंगा, यदि किसी व्यक्ति को आप $1 दें और वह व्यक्ति आपको भी $1 दे तो आपके पास जो राशि रहेगी समान रहेगी। लेकिन इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एक व्यक्ति आपको एक विचार दे, सलाह नहीं विचार दे, और आप उस विचार के बदले एक विचार दें तो ये आपका सर्वोत्तम निवेश होगा जो 100% दोनों व्यक्तियों को जो है लाभान्वित करेगा। और शायद इसी कॉन्सेप्ट को सिनर्जी के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है और इसके लाभ की स्थिति में दोनों पक्ष विन विन की स्थिति जो है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज युवाओं में जो निराशा का भाव या बेरोजगारी का भाव जो झलक रहा है उसके पीछे एक मानसिक स्थिति ही है और वो अपने विचारधारा को संपूर्ण रूप से निवेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से ये स्थिति निर्मित हो रही है। एकर ऑफ डायमंड में रसेल ने इसी एक फारस के युवक का ही उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह युवक अपना खेत बेचकर हीरे की तलाश में निकल गया और साथ ही साथ जो भी पैसा उनके पास था समय के साथ खत्म हो गया, लेकिन उनको हीरा नहीं मिली जिसकी तलाश में उन्होंने अपना खेत बेचा था। अंततः वो बेरोजगारी, निराशा और अवसाद के फलस्वरूप उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में ज्ञात हुआ कि वह युवा जो खेत बेचा था उसमें हीरा छुपा हुआ था।
तो आप समझ सकते हैं कि जहां भी आप हैं उसी में अवसर विद्यमान है, और हम लोग बहकावे में आकर या दूसरे के बात में आकर वो सब तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं और नए संभावनाओं को तलाश करते हुए दूसरे स्थान में विस्थापित हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें इस शक्ल में मिलता है। और रसेल ने जो इस कहानी के माध्यम से जो उपदेशक के तौर पर जो काम किया, वो चाहते थे कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाया जाए और जिसके लिए उन्हें $10,000 की आवश्यकता थी, और उसके समक्ष एक विचारधारा का अभाव था। तो अपने चर्च में एक दिन वो अपने माली को कहा कि देखिए, चर्च में जो फेंस के बाहर जो घास लगा हुआ है वो हरी है। तो माली ने कहा कि ये आपका देखने का नजरिया है, फेंस के बाहर भी वही हरी घास है जो यहाँ विद्यमान है। और यही छोटी सी विचारधारा ने रसेल को नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया, और अंततः उन्होंने इस युवा के कहानी के माध्यम से विभिन्न स्थानों में जाकर उपदेश दिया, और उन्होंने इस बुक की रचना की, जिसके माध्यम से अपार संपत्ति $60,000 उन्होंने कलेक्ट किया और टेम्पल यूनिवर्सिटी पेनिसिलिया की स्थापना की। और कुछ इसी प्रकार की विचारधारा का ही फ्यूजन रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए, जब स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा ने अध्यात्म और साइंस को जोड़कर, स्पिरिचुअल एंड साइंस को जोड़कर, या दोनों के फ्यूजन के माध्यम से बेंगलोर में इस साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और इसी विचारधारा के माध्यम से आज मैंने भी अपने जीवन को नए सिरे से परिभाषित किया है, और निरंतर तौर पर शासकीय कार्यों के अलावा अपने पैशनेट काम को करके आज ये विचारधारा के माध्यम से किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश फैलाने का कार्य कर रहा हूँ। दुनिया में जो समाज की आवश्यकताएं हैं या दुनिया की जो आवश्यकताएं हैं, उस दिशा में आप प्रयास कीजिए। जब मैं कॉलेज पीरियड में था, उस दौरान भी ऐसे स्कूलों में शिक्षा दान देने का कार्य किया जहां शिक्षकों की कमी थी, और ये विचारधारा ही है कि जिसके माध्यम से मैंने एक क्लर्क की नौकरी से स्टार्ट करके आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ये उपलब्धि सिर्फ जो है मेरी उपलब्धि नहीं है, अपितु मुझे मालूम है कि जब भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़े तो संघर्ष जो है निरंतर तौर पर जारी रखे, और यही आपको ऊंचाई देगा। मुझे वो क्षण भी मालूम है जब इंटरव्यू दिलाने के लिए गाय के बच्चे को भेजकर इंटरव्यू के लिए भोपाल जाना पड़ता था, और मैंने अपने जीवन की शुरुआत जैसे की कि क्लर्क से चालू की थी, लेकिन एजुकेशन और तमाम चीज़ों को निरंतर तौर पर जारी रखा, और उसी के परिणाम स्वरूप लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेरा चयन एक सम्मानित पोस्ट में हुआ। लेकिन ड्यूटी यही समाप्त नहीं होती, हम लोग अपने व्यवस्था से बहुत ही चिंताजनक स्थिति से गुजरते हैं, और कभी कभी निराशा और अवसाद वाली स्थिति भी आती है। तो जरूरी हो जाता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा पैशनेटेड काम किया जाए जो हमको बर्नआउट से मुक्ति दिला सके। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बर्नआउट से संबंधित बुक भी पढ़ी, लेकिन उसमें मुझे शांति नहीं मिली। और जीवन यदि हम जीना चाहते हैं तो लिख से परे आपको काम करना पड़ता है। दोस्तों, आप मेरे लोगों में देख रहे होंगे 5G लाइफ सूत्रा, इसमें उन तमाम चीजों का
शुमार किया गया है, चाहे उबंटू लाइफ हो, नेक्स्ट टू बेस्ट हो, थिंक डिफरेंटली, 5G हो या लाइफ सूत्र। आप कमेंट बॉक्स में इन तमाम टर्मों को आप किस रूप में अख्तियार करते हैं और क्या समझते हैं, निश्चित तौर पर शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, तो मुझे खुशी होगी और लगेगा कि मेरे इस विचार के माध्यम से आपने भी एक विचारधारा का समावेश किया है और दोनों विचारधारा मिलके एक ग्रुप माइंड का निर्माण करेंगे। और यही ग्रुप माइंड एक नई दिशा समाज को भी देगा और साथ ही साथ समाज का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। आज भी मेरा सोच एक शासकीय सेवक से परे कोई भी चीज को इनोवेटिव तरीके से कैसे निष्पादित करना है, इस ओर निरंतर तौर पर जारी रहता है और इसी का परिणाम है कि पैशनेट वे में मैं काम कर पाता हूँ। दोस्तों, सरकारी मुलाजिम होना हो सकता है मेरी खुशनसीबी हो, लेकिन इसके आड़ में मैंने किस प्रकार से मुश्किलों से दो चार किया है, ये आइसबर्ग की तरह है। जो 10% जो आपको दिखाई पड़ता है वो महज सफलता की निशानी है, लेकिन दबे हुए जो 90% हैं वो तमाम बाधा है जो हम आप और वो तमाम जो सफल हुए हैं उसकी दास्तां कहती है। मेरी दास्तां आपकी दास्तां कोई परे नहीं हो सकती, बस परे हो सकती है कि वो मुश्किलें जो हम फेस करते हैं और उन मुश्किलों को हम या तो अंगीकृत कर लेते हैं और उसको हथियार बनाकर एक संघर्ष के माध्यम से हम सफलता की ओर निरंतर तौर पर अग्रसर होते हैं। और मुझे ध्यान आता है एक प्रसिद्ध वो कथन का कि 90% लोग असफल नहीं होते, अपितु सफलता के राह पर से वो अपना कदम बाहर कर लेते हैं या अपनी यात्रा वहीं समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस अल्प कहानी के माध्यम से जरूरी नहीं है कि जो 40 साल का संघर्ष है उसको बयां कर सकूं, लेकिन ये जरूरी है कि इसके माध्यम से यदि आपके सोच में, विचार में जरा भी एक सकारात्मक चीज गोंधा हो तो मैं अपने आप को गौरवशाली मानूंगा। और जाते जाते मेरा एक सिद्धांत है कि माना कि जहां को हम गुलशन ना कर सके, माना कि जहां को हम गुलशन ना कर सके, 2-4 कांटे ही कम किए जहां से हम गुजर सके, जहां से गुजर सके, जहां से गुजर सके। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने की कोशिश कीजिए।